कि अगर हम बात करते हैं दो चार्जेस के बीच की फोर्स की, जैसे कि एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसे किसी छोटे बच्चे से हम रेस लगाएंगे तो हम छोटे बच्चे से कैसे रेस लगाएंगे? चल चल तू आगे हो जा, तू थोड़ा आगे से स्टार्ट कर। किसी छोटे बच्चे से पंजा लड़ाएंगे तो कैसे लड़ाएंगे? चल चल यहां से स्टार्ट कर लेते को हमने पहले से एडवांटेज दिया। अगर मैंने इसको थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस किया और जैसे आपने नेगेटिव को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, इसने बोला अरे भैया कहां जा रहे हो, अरे भैया कहां जा रहे हो। हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्रशर सीरीज। बच्चों इस सीरीज के अंदर हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स टारगेट करने वाले हैं जिन टॉपिक्स ने बच्चों की नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसे कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे जिन्होंने बच्चों की रात की नींद उड़ा रखी है, और जब बात आती है इनके सवालों की, इनके क्वेश्चंस की, इनके इमेजिनेशंस की, तो बच्चों को बड़ी समस्या आती है। तो हमारी इस सीरीज का टारगेट ही है कि इन टॉपिक्स को जड़ से निपटा दिया जाए, और जब इनके क्वेश्चंस आए तो आप इनको फट सीना चटका ले। तो आज ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। और बच्चों जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं तो शुरू में एक लॉ पढ़ाया जाता है। चलिए वही लॉ से स्टार्ट करते हैं, जिस लॉ को कहा जाता है द कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ क्या करता है कि अगर हम बात करते हैं दो चार्जेस के बीच की फोर्स की, जैसे कि एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। वैसे ही एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं इस रिपल्शन की और इस अट्रैक्शन की, तो वी नो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे से गुस्सा करेगा, एक दूसरे से घृणा करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। अब केवल अट्रैक्टिव होना या रिपल्सिव होना ये तो हम पता कर सकते हैं बाय देयर साइन, बट एग्जैक्टली कितनी फोर्स लगेगी, कितना बल लगेगा, कितनी ताकत लगेगी, वो पता करने के लिए हमें कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। सो लेट्स से कि यहां पर दो चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड है प्लस Q1 और इसका मैग्नीट्यूड और साइन है प्लस Q2, और इनके बीच की दूरी है R। और सिमिलरली यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे भी चार्ज है प्लस Q1 और नेगेटिव चार्ज है माइनस Q2 और इनके भी बीच की दूरी है R। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली कूलम्स लॉ से लिखा जा सकता है, कंसीडरिंग कि ये दो चार्जेस जो होंगे वो पॉइंट चार्जेस होंगे, छोटे छोटे से दो दाने जैसे होंगे, तो इनके बीच की वो फोर्स को लिखा जा सकता है F इक्वल टू KQ1Q2 बाय R स्क्वायर। राइट? तो अगर आपको ये फोर्स पता करनी है तो ये फोर्स आप कूलम्स लॉ से पता कर सकते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितना धक्का या कितना प्यार करता है। अब बच्चों ये जो फोर्स है अगर आप ढंग से देखें तो इसमें मैंने वेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर मैंने वेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया इसका मतलब आपको डायरेक्शन खुद से सोचनी पड़ेगी, अपनी बुद्धि से सोचनी पड़ेगी, अपने कॉमन सेंस से सोचनी पड़ेगी। और ये बहुत खतरनाक काम नहीं है, बहुत इजी सा काम है। जैसे कि अब आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करते हैं तो ऐसे में जो फोर्स होगी रिपल्शन की वो दोनों को धक्का देगी अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर होगी, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ का पालन होगा, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। राइट? तो इसलिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ना, ये केवल मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। मैं लिख देता हूं, केवल मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, केवल मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है? तो सर अगर ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है तो डायरेक्शन हम कहां से पता करेंगे? डायरेक्शन हम अपनी बुद्धि से पता करेंगे। बुद्धि कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन सेंस से अपने डायरेक्शन को पता करेंगे। ठीक है भाई? इसलिए मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी इसमें साइन मत रखना। अगर आपका प्लस चार्ज है तो भी आप प्लस ही लिखना, माइनस चार्ज है तो भी आप प्लस ही लिखना, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड निकालने के काम आ रहा है। डायरेक्शन अपनी बुद्धि से निकाल रहे हैं, अपने कॉमन सेंस से निकाल रहे हैं। इसमें आप कभी भी साइन को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, मत करिएगा। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये कूलम्स लॉ पता है तो ये तो दो चार्ज का कूलम्स लॉ है, बट व्हाट इफ 3 चार्ज आ जाए, 4 चार्ज आ जाए, 5 चार्ज आ जाए, मल्टीपल चार्ज आ जाए? तो अगर मल्टीपल चार्ज आ जाते हैं, 1 से 2 से 3 से ज्यादा चार्ज आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप मल्टीपल चार्ज के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? जब आप एक पे फोर्स लगाते हैं और दूसरे की फोर्स को उसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं और आपको उसको ओवरलैप करके कुछ नया फोर्स दिखने लगता है, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब
आपको क्या करना है, लेट से इस चार्ज पे फोर्स निकालना है। ये चार्ज है Q0 और इसके आजू बाजू 3-4 चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है -Q3 और सबकी दूरी अलग अलग है। ये दूरी है R1, ये दूरी है R2 और ये दूरी है R3। तो आपको अगर इस पे नेट फोर्स निकालना है, किस पे नेट फोर्स निकालना है, अपने Q0 पे, तो आप पहले इनके बीच की फोर्स निकाल लीजिए। इस फोर्स को लिख दीजिए F1 वेक्टर में। सर अभी तो आप मना कर रहे थे वेक्टर में नहीं लिखना, मैं वेक्टर इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप डायरेक्शन का ध्यान रखें। लिखना आपको मैग्नीट्यूड ही है, लेकिन डायरेक्शन अपनी बुद्धि से देखनी है, राइट। तो पहले फोर्स लिखेंगे F1 वेक्टर, अगली फोर्स लिखेंगे F2 वेक्टर और अगली फोर्स लिखेंगे F3 वेक्टर। तो ये देखिए, मैंने अट्रैक्टिव फोर्स को अंदर दिखाया, रिपल्सिव फोर्स को बाहर की तरफ दिखाया। तो जो नेट फोर्स होगी वो इन तीनों फोर्स का वेक्टर समेशन होगा, इसलिए मैंने वेक्टर का इस्तेमाल किया है। मैं वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप का कोई इस्तेमाल नहीं करूंगा आज के लेक्चर में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही मत जोड़ देना, प्रॉपर डायरेक्शन देख के ही जोड़ना है। तो ध्यान रखेंगे कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन ऑर्डर टू ऐड, अगर आप जोड़ना चाहते हैं, कीप डायरेक्शन इन माइंड, कीप डायरेक्शन इन माइंड। आप डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तब जाके आपको नेट फोर्स निकालने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको कूलम्स लॉ पता है बेसिक वाला, K Q1 Q2 by R², और अगर आपको मल्टीपल चार्ज में भी कूलम्स लॉ लगाना आ गया है, तो फिर आप तैयार हो चुके हैं हमारे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब बच्चों, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे आप अभी अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, आप अभी इस टाइम बिस्तर पे लेटे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी पे जितनी भी नेट फोर्स है वो कुल मिलाकर के 0 हो रही है। आपका एक्सेलरेशन इस टाइम कितना है? 0 है। इसका मतलब सारी फोर्स जो आपके ऊपर लग रही है, आप कुर्सी पे बैठे हैं तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, आप पीठ टिकाए हुए हैं तो एक फोर्स इधर से लग रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। सारी फोर्स अगर अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, वो एक दूसरे को मार डालेंगी। तो ऐसे प्रकार के कॉन्सेप्ट को जिसमें सारी फोर्स मिलके कट जाती हैं, चाहे एक्स देखें चाहे वाई देखें, ऐसे प्रकार की चीज को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर आप इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, मैं यहां इक्विलिब्रियम के बारे में भी लिख देता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे 0 है तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। वैसे तो इक्विलिब्रियम के भी पार्ट्स होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन अभी हम लोग अपनी पढ़ाई को एकत्रित करके रखते हैं, फोकस बना के रखते हैं कि हम केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की चर्चा करेंगे और किसी इक्विलिब्रियम की अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है भाई? तो अगर तुम्हें ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार हैं तुम्हारे, तो तुमको अब आगे की कहानी सुननी है जिसमें हम इक्विलिब्रियम बनाने वाले हैं कुछ चार्जेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चार्ज के इक्विलिब्रियम को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें दो चार्ज की, दैट इज द केस ऑफ टू चार्जेस। सो लेट्स से मैंने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, या लेट्स से मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब जरा अच्छे से सोचो, अपने दिमाग को खर्च करो और सोचो क्या ये कभी भी इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं? अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज भी लेते हैं तो आपको पता है कि इस पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी और इस पे भी एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। अगर आप किसी भी एक चार्ज को चेक करें तो उस पे एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगी ही लगेगी, और अगर आप इनको छोड़ दें तो ये एक दूसरे से भगेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। इसका मतलब क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं? सर एक चार्ज को अगर देखें, सिस्टम को देखें, छोड़िए अभी थोड़ी देख ले, एक चार्ज को देखें तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर दूसरे चार्ज को देखें तो वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब सिस्टम में इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्स लग रही है, सो ये चार्ज अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सिमिलरली ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि ये भी एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बात क्लियर हुई यहां तक? अच्छा, अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो सर तो भी नहीं होता, तो ये दूर ना भाग के चिपक जाते। अगर ये चिपक जाते इसका मतलब फोर्स अंदर की तरफ होती, और अभी भी आप बोलते नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये एक्सलेट होते और ये इक्विलिब्रियम में नहीं आते। तो अगर आप अपनी बुद्धि से सोचें
तो आपको समझ में आ जाएगा कि दो चार्जेस, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काउंट में लेते हैं तो दो चार्जेस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। रीजन कि दो चार्ज के बीच की एक सिंगल फोर्स लगेगी, और एक खुद की फोर्स खुद को ही कैसे मार सकती है। अगर एक सिंगल फोर्स लग रही है तो वो सिंगल फोर्स तो एक्सेशन प्रोड्यूस करेगी ही करेगी, वो सिंगल फोर्स जीरो कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके दो चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंफ्लुएंस कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। तो मैं इस बात को यहां लिख देता हूं, टू चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंफ्लुएंस, इसके अलावा कोई और फोर्स ना हो, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम, कभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते, क्योंकि कभी इनकी फोर्स एक दूसरे से कैंसिल ही नहीं हो सकती। या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, और हमेशा एक्सेलरेट करेंगे ही करेंगे। सो कभी भी दो चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे अगर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो बच्चों यहीं पे एक प्रश्न बन जाता है, और यहीं पे एक बढ़िया सा सवाल बन जाता है जो कि थ्योरेटिकल सवाल होता है कि बताओ फिर इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए कम से कम कितने चार्जेस चाहिए। अब आप अगर सोचे तो दो लोग तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हम तीन चार्जेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं एक बात और लिख देता हूं, मिनिमम 3 चार्जेस आर रिक्वायर्ड। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। लेकिन अभी केवल नोट करने वाली बात क्या समझ में आई कि दो तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मिनिमम 3 चार्जेस आर रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम। तो सर, तो दो चार्जेस क्या कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते? 100% ये बात सच है। 100% का मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंफ्लुएंस को ले रहे हो तो 100% सच है। लेकिन अगर तुम इसके अलावा कोई और फोर्स ले लो, जैसे कि ग्रेविटेशन, तो फिर हो सकता है कि वो दो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएं। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिए, और वो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बाय कूलम्स लॉ। और ऐसे में अगर मैं उन दो चार्जेस के मासेस भी इमेजिन करवा दूं, m1 m2, या चलिए सेम ले लेते हैं m, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हो सकता है कि वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस कर दे। और अगर यहां पे बैलेंस हो गया तो फिर यहां पर आपको एक इक्विलिब्रियम देखने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम इतना आसान है? लेट्स चेक। तो मैं क्या काम करने वाला हूं, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स को भी लेने वाला हूं। और अगर हम इमेजिन करें तो लेट्स इमेजिन कि मैंने दो मासेस ले रखे हैं बड़े बड़े, तो एक पृथ्वी इधर एक पृथ्वी इधर, दो बड़े बड़े मासेस ले रखे हैं, और इनको थोड़ा थोड़ा चार्ज भी दे देते हैं। अभी आइडेंटिकल रखते हैं, तो लेट्स से इसका चार्ज Q है, मास M है, इसका चार्ज Q है, मास M है, और इसका भी चार्ज Q है, मास M है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर इनकी दूरी R है और इनके साइजेस बहुत छोटे हैं, इनकी दूरी बहुत बड़ी है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनका रिपल्शन तय है, रिपल्शन तय है। कौन सा रिपल्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको धक्का देने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए एक और फोर्स को काउंट करना स्टार्ट कर दे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी काउंट की जाती है, तो हम इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी शो कर सकते हैं। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब बच्चों, किसी भी तरीके से अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर लिया, तो फिर हम कह सकते हैं सर दो चार्ज इक्विलिब्रियम में फाइनली आ गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ ग्रेविटेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। चलिए देखते हैं कि ऐसे में चार्ज की क्या वैल्यू होगी, या मास की क्या वैल्यू होगी, या इन दोनों का क्या रेशो होना चाहिए जिससे ऐसा इक्विलिब्रियम प्राप्त हो। तो इसके लिए मैं दोनों फोर्स को बैलेंस करने वाला हूं। एक तरफ से मैं ग्रेविटेशन लिखूंगा और एक तरफ से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखूंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप लोग जानते ही हैं, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बच्चों, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है तो Q1 Q2 को मैंने लिख रखा है Q स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। सिमिलरली आप ग्रेविटेशन फोर्स जानते हैं, अरे वो न्यूटन का लॉ, अरे वो दो मास के बीच की फोर्स का फॉर्मूला, G m1 m2 बाय R स्क्वायर। तो G m1 m2 बाय R स्क्वायर, ये हमारा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है। अब अगर ढंग से देखें तो दूरी के कोई सेंस नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस,
क्योंकि दोनों के नीचे आर स्क्वायर आएगा, चाहे आप कूलम्स लॉ लिखें चाहे ग्रेविटेशन लॉ लिखें, इसका मतलब दूरी क्या रखी थी वो फर्क नहीं डालेगा। अगर इक्विलिब्रियम आना होगा तो 1 मीटर पे भी आ जाएगा, 2 पे भी आ जाएगा, 6 पे भी आ जाएगा, तुम उसको नहीं रोक सकते। बस सही चार्ज और सही मास का रेशो मैच करना चाहिए। अब वो चार्ज और मास का क्या रेशो होना चाहिए, जरा ध्यान से देखना। तो अगर मैं इधर क्यू स्क्वायर को बुला लूं और एम स्क्वायर इधर बुला लूं, क्यू स्क्वायर इधर ही है, एम स्क्वायर को इधर बुला लूं, और तो उस तरफ क्या चला जाएगा, उस तरफ चले जाएगा जी बाय के, राइट। और अगर मैं अंडरूट लगा दूं तो अंडरूट लगा के क्यू बाय एम का एक रेशो आता है। ये रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप आज के बाद ध्यान भी रख सकते हैं। अंडरूट जी के है, अंडरूट जी के जनरल नॉलेज नहीं, अंडरूट जी बाय के, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड के फॉर कूलम्स कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू अगर लिखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और अगर कूलम्स कांस्टेंट लिखें तो 9 इंटू 10 की पावर 9। मैं बच्चों को बोलता हूं 9 10 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये वैल्यूज अगर हम यूज करें तो हमें एक आइडिया तो लग जाएगा कि चार्ज और मास का क्या कथित रेशो होना चाहिए, राइट। तो चलो ट्राई करेंगे, एक बार ये वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं। पूरा सॉल्व मत करें, अंडररूट वगैरह थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो पूरा सॉल्व मत करें, लेकिन एक वेग आइडिया लेके जरूर जाएं कि ये रेशो कैसा आता है। क्या ये ऐसा आता है 1.5, 2.5, 1/2, 2/2, 2/2 मतलब 1/1, ऐसा कोई ऐसा रेशो आता है, कोई फाइनाइट टाइप का रेशो आता है, या बहुत ही गंदा रेशो आता है, कुछ गंदी वैल्यूज आती हैं। लेट्स सी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा, और अंदाजे के लिए सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जी की वैल्यू मैंने अंदर रखी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और नीचे के की वैल्यू रखी 9 10 9। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 10 की पावर -11 और 10 की पावर -9 चक्के पहुंचा ऊपर, और जब -9 चक्के ऊपर पहुंचा तो बचा 10 की पावर -20, और -20 को अगर अंडरूट लगाऊं तो 10 की पावर -10 बाहर आएगा, तो ऊपर आएगा 10 की पावर -10, राइट। और ये भी जो भी ब्रैकेट में बचा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर ले, मैं तो नहीं करने वाला, बट मैं आपको एक फीलिंग देने वाला था कि क्या रेशो हो रहा होगा जब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस हो रही होंगी। तो आप देख सकते हैं रेशो की वैल्यू इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 का है। इसका मतलब जो चार्ज बाय मास का रेशो होगा उसमें चार्ज बहुत कम और मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। चार्ज बहुत कम और मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, और उन दोनों का रेशो 10 की पावर -10 के ऑर्डर का होना चाहिए, तब जाके हमारी वीक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर पाती है। तो बच्चों यहां पर आपको इक्विलिब्रियम का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, जिसमें हम दो चार्जेस को भी बैलेंस कराने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वापस से दो केस वाले बताता हूं, दो चार्ज वाला केस बताता हूं, जिसके अंदर आपके पास दो चार्ज थे, और पहले मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता अगर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ले, लेकिन अगर ग्रेविटेशन को भी ले ले तो फिर इक्विलिब्रियम आने के चांसेस आ जाते हैं, राइट। तो चलिए, अब आपको अगर दो चार्ज समझ में आ गया, और यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी कि मिनिमम 3 चार्ज चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो इस बात को मैं कैसे जस्टिफाई करने वाला हूं जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं 3 चार्जेस की। तो अगर हम 3 चार्जेस का सिस्टम इमेजिन करना स्टार्ट करें तो भाई साहब तब क्या होगा कि क्या हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा, नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे केस में होगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले 3 चार्जेस का कोई सिस्टम इमेजिन करते हैं। सो लेट्स से मैंने 3 पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करे, 3 पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं भैया, +Q1, ठीक है, +Q2 और +Q3। अब आप लोग अगर अपने कॉमन सेंस से सोचें तो आपको एक आइडिया बहुत अच्छे से लग जाएगा कि सर ये भी कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। रीजन कि ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही रिपेल करेंगे, और अगर ये एक दूसरे को रिपेल ही रिपेल करेंगे तो कभी भी ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएंगे। हमें इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए कम से कम एक अट्रैक्शन तो चाहिए। आपको घर पे सब डांटने लगे, आपकी मम्मी भी डांटने लगे, पापा भी डांटने लगे, ग्रैंडफादर भी डांटने लगे, दादाजी भी डांटने लगे, दादी जी भी डांटने लगे, सब घर पे सारे लोग डांटने लगे, तो क्या होगा, आप घर छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन वही आप सुबह किसी से डांट खाए और शाम तक आपको पुचकार लिया किसी और ने, तो वहीं आप रुक जाते हो, राइट। तो आपको भी ये फीलिंग यहां पर लेनी है कि हमें
अट्रैक्शन भी चाहिए और रिपल्शन भी चाहिए, तब जाके वो बैलेंस आएगा हमारे जीवन का, तब जाके वो बैलेंस आएगा यहां पे वो चार्जेस का। तो इसलिए आपको कभी भी 3 पॉजिटिव चार्ज या 3 नेगेटिव चार्ज इक्विलिब्रियम नहीं दे सकते। ये बात मैं लिख देता हूं, सेम नेचर ऑफ चार्ज, यहां लिख देता हूं, सेम नेचर ऑफ 3 चार्जेस, सेम नेचर ऑफ 3 चार्जेस कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। कभी भी ये तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, 100% बात है, राइट? तो सर हमें फिर क्या सोचना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया, एक तरफ से अट्रैक्शन और एक तरफ से रिपल्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होगा। इसका मतलब अगर आप 3 चार्जेस की बात कर रहे हैं तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव होना चाहिए। सो फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, at least one charge should be of opposite nature, should be of opposite nature। जैसा मैंने आपसे बोला, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तब जाके आपको इक्विलिब्रियम का फीलिंग आना स्टार्ट होगा। अब बच्चों अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो चलो अब ऐसा कर लेते हैं कि 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है? तो चलो, एक पॉजिटिव ले लिया मैंने +Q1, हाँ जी, एक पॉजिटिव और ले लिया +Q2 और एक नेगेटिव ले लिया, चलो यहां पे ले लिया -Q3। क्या अब इक्विलिब्रियम आएगा? सर सोचते हैं। तो अगर अब आप सोचेंगे तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये बात तो सही है कि ये फोर्स कहीं ना कहीं अब पहले से बेटर है, लेकिन क्या अभी भी ये 0 हो पा रही है? क्या एक तरफ से खींचोगे और दूसरी तरफ से खींचोगे तो ऐसे कट के क्या 0 हो पाएगा? भाई साहब, 2 फोर्स को 0 होने के लिए हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ता है। 2 वेक्टर्स को कटने के लिए हमेशा 180 डिग्री पे होना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये तीसरे चार्ज सोचे तो सही है कि नेगेटिव होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन इसका जो पोजीशनिंग है या जो आप इसने की लोकेशन है वो आपने अभी सही नहीं सोची है। तो सर क्या सही लोकेशन होगी? चलो एक ट्राई और मारते हैं, कहीं और रख के देखते हैं कि यहां पे ये बैलेंस हो पाएगा। अगर यहां पे भी सोचे तो यहां से अट्रैक्शन आएगा, यहां से भी अट्रैक्शन आएगा। लग तो रहा है कि फीलिंग तो आ रही है कि हाँ शायद बैलेंस हो जाता क्योंकि 2 फोर्स लग रही है, लेकिन एंगल गलत आ रहा है, एंगल सही नहीं आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए, जैसे इस टाइम मेरी बॉडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस क्यों हुई है? क्योंकि मेरा mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, दोनों फोर्स एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, राइट? तो आपको फील करना पड़ेगा कि ऐसे में अगर आपको बैलेंस चाहिए ही चाहिए तो आपको उन फोर्सेस को 180 डिग्री पे लाना पड़ेगा, एक के लिए नहीं, हर एक के लिए। और हर एक के लिए अगर 180 डिग्री पे फोर्सेस को लाना है तो इसका मतलब बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल क्लियर है कि वो तीनों चार्जेस को लीनियर होने चाहिए। सर क्या कहा? वो तीनों चार्जेस को लीनियर होने चाहिए। सो अगर मैं तीसरा पॉइंट यहां पर नोट करूं तो तीसरा पॉइंट होना चाहिए कि इफ 3 चार्जेस आर टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये तो क्लियर है कि कम से कम एक चार्ज अपोजिट नेचर का हो, एंड दीज 3 चार्जेस मस्ट बी को-लीनियर टू ईच अदर, एंड दीज 3 चार्जेस, मैं 3 को ऐसे लिख देता हूं, 3 चार्जेस मस्ट बी को-लीनियर। सिंपल हिंदी में बोलूं, एक पट्टी पे होने चाहिए, एक पट्टी पे होने चाहिए। अगर एक पट्टी पे नहीं हुए तो 180 डिग्री के एंगल्स नहीं बनेंगे, और 180 डिग्री के एंगल्स नहीं बने तो फिर वो 0 कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो अब मैं आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखा देता हूं जिसमें सच में आंसर 0 आ रहे हों। जैसे कि अगर आप 2 पॉजिटिव की बात करते हैं, 2 पॉजिटिव की बात करते हैं, तो बीच में एक सुंदर सा नेगेटिव रख दीजिए। मैं नहीं कह रहा बीचों बीच, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुझे वो पता चलेगा तभी मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, 2 पॉजिटिव के बीच में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रख दोगे तो इक्विलिब्रियम आने की उम्मीद हो जाएगी। सिमिलरली अगर 2 नेगेटिव हैं तो उसके बीच में एक ना एक पॉजिटिव रख दोगे तो अगेन इक्विलिब्रियम आने की उम्मीद है। तो सर अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो फिर इक्विलिब्रियम कहां से आएगा? तो बेटा एक तीसरा पॉजिटिव दूर जाके रख देना। सर अगर इधर नेगेटिव हुआ इधर पॉजिटिव हुआ तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? तो या तो एक नेगेटिव यहां रख देना
या एक पॉजिटिव यहां रख देना, दोनों से में से एक केस में आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा और कहां से निकलेगा एग्जैक्टली, पॉजिटिव से घेरे, नेगेटिव से घेरे, ये सारी कहानी आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पूरी डिटेल में हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे दो पॉजिटिव रखेंगे, तीसरा नेगेटिव रखेंगे, कैसे दो नेगेटिव रखेंगे, तीसरा पॉजिटिव रखेंगे, और कितना रखेंगे और कहां रखेंगे, तब जाके पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम को फील कर पाएगा। यह बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भैया जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं, ये तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस 1 की। तो पहला केस मैंने यहां पे क्या ले रखा है, ध्यान से सुनिएगा। द वेरी फर्स्ट केस इज जिसके अंदर मैंने दो पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, राइट। और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा सुनते चलिएगा। मैंने दो पॉजिटिव चार्ज में कोई चालाकी नहीं चली है, मैंने दोनों को इक्वल नहीं लिया है, मैं दोनों को अलग अलग मैग्नीट्यूड का ले रहा हूं। तो एक चार्ज मैं ले लेता हूं Q1 और एक चार्ज मैं ले लेता हूं Q2। दोनों को मैंने अलग अलग मैग्नीट्यूड का लिया हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी, लेट्स से दोनों के बीच की दूरी कुछ R है। अब मुझे तीसरा चार्ज कहां रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, और कितना रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंस। पहला बात कहां और दूसरा कितना। दोबारा बोलता हूं, कहां और फिर कितना रखना है, जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब कहां रखना है इसे स्टार्ट करेंगे, फिर कितना रखना पे बात को खत्म करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो तीसरा चार्ज हमेशा कहीं बीच में रखा जाएगा। और बीचों बीच मत रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा। कहीं बीच में का मतलब कहीं बीच में कोई x की दूरी पे रखना पड़ेगा। सो लेट्स से मैंने तीसरा चार्ज, ऑफ कोर्स सी बात है, नेगेटिव चार्ज मैंने कहीं बीच में लाके रखा है। वो उसकी दूरी यहां से कुछ x है, तो ऑटोमेटिकली यहां से वो दूरी हो जाएगी r माइनस एक्स। क्या बच्चों इसमें x की वैल्यू मुझे पता है? नहीं, यही x पहले निकालना है। एक अच्छी बात बताता हूं कि आगे जाके आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नीट और जेई के पेपर में देखने को मिले जिसमें उन्होंने न्यूट्रल पॉइंट पूछा है। अब क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है वहीं पे तो ये चार्ज रख रहे होगे, तभी तो ये फोर्स को जीरो फील कर रहा होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आ रहा होगा। तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट भी यही है, और लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज भी यही है। तो एक तीर दो निशाने, न्यूट्रल पॉइंट भी सीख रहे हो और तीसरे चार्ज की लोकेशन भी सीख रहे हो, राइट। तो चलो तीसरे चार्ज की लोकेशन के लिए इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैलेंस हो जाए, तो एक फोर्स से ये खींचेंगे, भाई साहब आजा आजा, ये एक फोर्स से खींचेंगे, भैया तू मेरी तरफ आजा, एक फोर्स से ये खींचेंगे, नहीं नहीं भैया तू मेरी तरफ आजा। और क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री पे हैं, अगर इनके मैग्नीट्यूड बैलेंस हो गए तो अपना गेम खत्म, अपन खेल खेल लिए। और मैंने पहले बताया था मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखूंगा, डायरेक्शन हम बुद्धि से सोचेंगे, हम डायरेक्शन बुद्धि से सोचेंगे, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखूंगा। चलिए मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इसका, यस, कितना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो के Q1 Q2 की जगह आ गया Q0 बाय आर स्क्वायर की जगह आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाए? सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं रखा? मैंने कहा मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है केवल। सिमिलरली ये किसके बराबर हो जाए? इन दो चार्ज के बीच की फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट इज के Q2 Q0 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। बच्चों के ने के को मारा, Q0 ने Q0 को मारा, दोनों तरफ अंडरूट लगा दीजिए। अंडरूट लगाया तो यहां आया रूट Q1, यहां आया r माइनस एक्स, यहां आया रूट Q2, यहां आया केवल x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लीजिए। बड़ा सुंदर सा एक आंसर आता है, और मैं चाहता हूं वो आंसर आपके दिमाग में और आपकी कॉपी दोनों में पहुंच जाए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू आर माइनस रूट Q2 इंटू एक्स। क्या एक्स वाली कहानी एक तरफ की जा सकती है? यस सर। रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू रूट Q2 आर, एंड एक्स इक्वल टू रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू आर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है या लोकेशन का फॉर्मूला है फ्रॉम Q2। सर तो ये Q1 से निकालना होता तो Q1 से होता r माइनस एक्स, या मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ऊपर लिख देते रूट Q1 और नीचे रूट Q1 प्लस रूट Q2। अब आपको ध्यान क्या रखना है,
जिससे दूरी निकालनी है उसका अंडर रूट ऊपर। किससे दूरी निकाल लेते आप? Q2 से। किसको x लिया था आपने? Q2 से दूरी को x लिया था। तो जिससे दूरी निकालनी है उसका अंडर रूट ऊपर, रूट Q2 ऊपर, दोनों के अंडर रूट का समेशन नीचे, रूट Q1 प्लस रूट Q2 इनटू जो बट रहा है। क्या बट रहा है सर? डिस्टेंस बट रहा है, r बट रहा है। तो बट रहा वाली चीज को बगल में लिख दीजिए r। तो आपको ये फीलिंग लेनी है और इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला भी कहते हैं कुछ लोग, बट मैं कहता हूं कि फीलिंग से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। फॉर्मूले तो एंड में भूल भी जाएंगे, लेकिन फीलिंग हमेशा ध्यान रहेगी कि ऐसे करके आंसर आया था। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा कि अगर Q2 की वैल्यू छोटी होगी, अगर Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो X उतना ही छोटा आएगा। इसका मतलब उतना ही करीब पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब जितना छोटा चार्ज होगा या जोन सा छोटा चार्ज होगा, ऐसे लिख देते हैं, जोन सा छोटा चार्ज होगा, छोटा चार्ज होगा, लोकेशन उसके ही बाजू में आएगी, लोकेशन उसके ही बगल में आएगी, उसके ही बगल में आएगी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो लोकेशन कहीं बीच में नेगेटिव चार्ज की आएगी। तो आपको पहले ये चीज अच्छे से पकड़ लेनी है। अगर आपने ये बात अच्छे से पकड़ ली तो अब मैं आपको दूसरा आंसर देने के लिए तैयार कर देता हूं। पहला आंसर क्या बताना था? कहां। ये किसका आंसर है बच्चों? कहां का। कहां रखें, कहां रखें। अब कौन सा आंसर बताएंगे? कितना रखें। अभी हमने क्यू नॉट की वैल्यू को यूज ही कहां किया है? क्यू नॉट तो जब यूज किया तो क्यू नॉट कट गया। तो अब बताएंगे कितना रखें जिससे पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए। तो चलिए अगला आंसर निकालते हैं, कितना का। कितना, कितना रखें। रेडी? चलिए, तो अब किसको बैलेंस करेंगे? अब हम क्यू नॉट को बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि क्यू नॉट ऐसी जगह आके विराजमान हो गया कि उसको अगल बगल के चार्जेस ने बैलेंस कर लिया। लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा था। किस पे मंडरा रहा है खतरा? उन पे जो कुन्ने कुन्ने पे बैठे हैं। उनमें से किसी एक का इक्विलिब्रियम बना दो तो ऑटोमेटिकली दूसरे का भी इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो किसी भी एक को पकड़ो, Q2 को पकड़ लो या Q1 को पकड़ लो और उसका इक्विलिब्रियम बना दो। मैं एक काम करता हूं, Q2 का इक्विलिब्रियम बना देता हूं और वहां से Q0 की वैल्यू निकालूंगा। साइन मैंने बता दिया नेगेटिव होगा। Q0 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। तो कितना रखना है उसके लिए? इक्विलिब्रियम ऑफ Q2। मैं Q2 के ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहा हूं। अब बताइए Q2 पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? तो सर Q2 पे अगर ढंग से देखा जाए तो Q2 पे एक फोर्स वो दूर से लगा रहा है, उसका नाम है Q1। तो एक फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 रिपल्सिव, Q1 धक्का दे रहा है। और एक तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? Q0। Q0 यहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो एक मिल रहा है धक्का Q2 पे Q1 की वजह से दूर की तरफ से, और एक Q0 बाजू में बैठा है, कहता आजा आजा। तो Q0 एक बाजू से खिंचाव दे रहा है। ये दो अगर बैलेंस हो गए तो हमारा Q2 भी बैलेंस हो जाएगा। तो एक धक्का Q1 का और एक खिंचाव Q0 का बैलेंस होना चाहिए। चलिए बैलेंस करते हैं इन दोनों बातों को। एक धक्का Q1 का, तो Q1 का धक्का कितना पहुंचेगा? कि Q1 Q2 बाय, दूरी देखना, दूरी देखना, R स्क्वायर। वेरी गुड। और किसका खिंचाव? Q0 का खिंचाव। Q0 का कितना खिंचाव होगा? कि Q2 Q0 बाय, दूरी देखना, दूरी देखना, X स्क्वायर। राइट? यही आएगा। अगर हम चाहें तो हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। K को हमने K से मारा, Q2 को हमने Q2 से मारा, हमें Q0 का आंसर चाहिए भाई साहब। तो Q0 विल बी X स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू Q1। क्या हम उसमें X की वैल्यू रख सकते हैं? हाँ जी, क्या हम इसमें X की वैल्यू रख सकते हैं? यस। रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू R। चलो पुट कर देते हैं। बहुत प्यार से देखना, ये जितने भी मैं आंसर्स बता रहा हूं सारे आंसर बहुत काम के हैं। और अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद होते तो तरीका देखते चले किस तरीके से सर आंसर्स निकाल रहे हैं। तो चलो X की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं और स्क्वायर करना ना भूलें तो यहां बनेगा मेरे पास Q2 R स्क्वायर अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। और नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपके पास एक R स्क्वायर है और बाजू में एक Q1 है। अरे वाह, एक सुंदर सा सुशील सा आंसर आपके सामने तैयार है। बड़ा बड़ा सुंदर सा आंसर है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट। और जैसा मैंने आपसे बोला, वैल्यू मैंने बताई है, साइन आपने सोचा था अपनी बुद्धि से, नेगेटिव होना चाहिए वो आपने खुद से सोचा था। तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। इसमें हमने पहले उसका कहां पता किया और उसके बाद उसका कितना पता किया। तो कहां के लिए हमने न्यूट्रल पॉइंट ढूंढा और कितना के लिए हमने उसके लिए किसी तीसरे चार्ज को बैलेंस किया, उसको छोड़ के किसी बाजू वाले को बैलेंस किया। क्लियर? तो ये था हमारा केस 1। मैं आपको इसके सवाल की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको केस 2 जरूर समझाना चाहूंगा। सो दिस वाज केस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में केस 2। चलिए बात करते हैं केस 2 की। तो बच्चों केस 2 में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 पॉजिटिव लेके दिखाऊंगा, फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी लेके दिखाऊंगा, और तब पता करेंगे कि तीसरा चार्ज कहां और कितना रखें कि हमारा आंसर आ जाए। तो चलो एक बार देख के देखते हैं। प्लस चार्ज है एक, नेगेटिव चार्ज है एक। तो एक प्लस का Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, और एक माइनस का Q2 है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो Q1 का जो मॉड है वो Q2 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू नेगेटिव चार्ज की वैल्यू से ज्यादा है। आप उल्टा भी सोच सकते हैं, क्योंकि यही केस रिवर्स हो जाते हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। पहले तो ये सोचना है कि तीसरा चार्ज कहां रखें, और फिर ये सोचना है कि तीसरा चार्ज कितना रखें। देखो, चीजों को जितना लॉजिक से समझोगे, चीजों को जितना कॉमन सेंस से समझोगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बनने स्टार्ट होंगे। अगर आप चीजों को रटने की कोशिश करोगे, अगर आप चीजों को बोलोगे यहां तो सर ने सिखाया था यहीं रखेंगे, ऐसा मत करो यार। सर ने सिखाया था, सर ने तो अपने दिमाग से बताया, सर को जो समझ में आता है सर ने वैसे बताया, राइट। बट आप अपने दिमाग से तो सोचे कि जो बताया गया क्या वो सही सेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए ये बात तो क्लियर है कि तीसरा चार्ज आपका कोलिनियर रखना पड़ेगा, मतलब इसी पट्टी पे कहीं रखना पड़ेगा। बट वो कैसा रखना पड़ेगा, मतलब कहां रखना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं अभी वो नहीं बोल रहा प्लस रखा माइनस रखा, बट जो भी रखा, मान लो आपने उसको यहां कहीं रखा Q0, फील करना मेरी बात को, है ना। आपने कहीं यहां कहीं रखा Q0। अब देखना, आपने Q0 अगर वहां पे रखा तो उस पर वापस से 2 फोर्स लगेंगी। लेट से वो Q0 आपका पॉजिटिव है, तो अगर वो Q0 आपका पॉजिटिव है तो उसको एक रिपल्शन फील हुआ और एक अट्रैक्शन फील हुआ। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यहां बैलेंस बन सकता है सर, यहां बैलेंस बन सकता है। अब नेगेटिव भी सोचोगे यही होगा, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन पहुंचेगा, आपको लगेगा यहां बैलेंस बन पा रहा है शायद। लेकिन अगर आप अच्छे से सोचो तो आपने पॉजिटिव चार्ज जो कि बड़े मैग्नीट्यूड का है उसके बाजू में ही चार्ज को रख दिया है। इसका मतलब एक तो वो चार्ज बड़ा है और दूसरा उससे कम दूरी बना दी। आई रिपीट, एक तो वो चार्ज बड़ा है और दूसरा उससे कम दूरी बना दी। इसका मतलब आपने कूलम्बिक फोर्स को बढ़ा दिया, राइट। इसके बारे में सोचिए, एक तो बेचारा छोटा है और उसके लिए आपने दूरी भी बढ़ा दी, है ना। ऐसे किसी छोटे बच्चे से हम रेस लगाएंगे, तो हम छोटे बच्चे से कैसे रेस लगाएंगे, चल चल तू आगे हो जा, तू थोड़ा आगे से स्टार्ट कर ले, है। किसी छोटे बच्चे से पंजा लड़ाएंगे तो कैसे लड़ाएंगे, चल चल यहां से स्टार्ट कर लेते को हमने पहले से एडवांटेज दिया, राइट। ऐसे करते हैं हम। तो हमें छोटे लोगों की एडवांटेज देना पड़ता है, हम छोटे लोगों को एडवांटेज देते हैं, छोटे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है हमको। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम उस चार्ज को उतना दूर रख रहे हैं, एक तो छोटे वाले की फोर्स नहीं पहुंच पा रही वहां तक अच्छी, और एक बड़ा वाला बगल वाले में भयंकर फोर्स लगा रहा है। तो क्या ये कभी बैलेंस सिचुएशन क्रिएट कर पाएगा, अपने कॉमन सेंस से सोचिए। कभी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब यहां पर इस पे जीरो फोर्स फील होगी ही नहीं, जबकि देखने में ऐसा लगता होगा एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन शायद कैंसिल हो रहे हो, नहीं होंगे। क्योंकि जो रिपल्शन होगा अगर वो प्लस है तो वो अट्रैक्शन से काफी गुना ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि एक तो चार्ज बड़ा है और दूसरा इसकी दूरी भी तो छोटी है। तो आपने बड़े वाले को ज्यादा ही एडवांटेज दे दिया है घर के, आपको छोटे वाले को एडवांटेज देना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो आज के बाद इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि हमेशा तीसरे चार्ज की लोकेशन छोटे वाले के पास होती है। और अगर आप इसमें भी देखें ना हमारे केस 1 में, तो आंसर छोटे वाले के पास आया है। अगर ये चार्ज छोटा है तो इसके पास आएगा, अगर वो चार्ज छोटा है तो उसके पास आएगा। जो छोटा चार्ज होता है आंसर उसके बगल में आता है। अब ये 2 पॉजिटिव थे इसलिए बीच में आंसर आया, बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते तो बाजू में कहीं आता, और बाजू में भी कहां आ रहा है, जो छोटा वाला है उसके पास। क्लियर? तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि आपके जो लोकेशन रहेगी वो छोटे वाले चार्ज के पास रहेगी। छोटे वाले चार्ज
के पास, लोकेशन हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास, अगर दोनों सेम नेचर के, अगर सेम नेचर हैं, सेम नेचर हैं, तो कहीं बीच में, तो कहीं बीच में, कहीं बीच में, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बीच में कहीं झांकना, बीच में कहीं झांकना, नेगेटिव नेगेटिव है तो बीच में कहीं झांकना। लेकिन अगर अपोजिट नेचर है, अपोजिट नेचर है, तो बीच में मत झांकना, कहीं इधर या इधर होगा, कहीं उधर या इधर। आप इसे बोलते इत्थे या उत्थे होगा, इत्थे या उत्थे होगा, कहीं इत्थे या उत्थे, मैं अच्छे से लिख, इत्थे या उत्थे होगा, ठीक है, लेकिन छोटे वाले के पास। क्लियर? तो अगर अपोजिट नेचर है तो इत्थे उत्थे होगा, और अगर सेम नेचर है तो कहीं बीच में होगा। ये लोकेशन पता करने का शानदार तरीका है, आज के बाद कभी गड़बड़ नहीं करोगे इस बात में तुम, ठीक है। और यही तुम्हारे न्यूट्रल पॉइंट की भी लोकेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट भी यही है, राइट। तो चलिए अब एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, कहीं यहां दूरी ले लेते हैं x, जैसा मैंने बोला छोटे वाले के पास, छोटे वाले को एडवांटेज देते हैं, और यहां चार्ज रख देते हैं Q0। अब एक बात भी क्लियर हो जाती है यहां से, देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। दो पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव फंसेगा तभी तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम बनेगा, राइट। तो आपको ये बात भी क्लियर होगी कि अच्छा आप नेगेटिव नहीं रख सकते, वरना दो नेगेटिव इधर एक पॉजिटिव उधर, मजा नहीं आएगा। तो दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव हो जाएगा तब फीलिंग आ जाएगी, या दो नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव होगा तब मजा आएगा। तो हमको ये चार्ज कैसा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई। आपको चेक करना है, हम नेगेटिव से एक बार चेक कर सकते हैं, बट ये चार्ज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? अब किधर एग्जैक्टली होगा वो पता करने के लिए पहले ये वाली फोर्स फिर ये वाली फोर्स, उनको बैलेंस करेंगे, आंसर निकालेंगे। चलो, एक फोर्स दूर से, चल हट, घृणा, गुस्सा, एंगर, दूर से हट जा, के Q1 Q0 बाय, दूरी देखिएगा, R प्लस एक्स का स्क्वायर, और एक तरफ से छोटा सा प्यार, के Q1 Q2 इस बार Q2 Q0 बाय एक्स स्क्वायर। तो धक्का और प्यार अगर बैलेंस हो गया तो फिर ये अपने घर पे रुक जाएगा। इसका मतलब के ने के को मारा, Q0 ने Q0 को मारा, हमारा एक आंसर अगर रूट लगाएं तो रूट Q1 R प्लस एक्स इज इक्वल्स टू रूट Q2, यहां पे x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रूट Q1 x इक्वल्स टू रूट Q2, यहां पे आया R प्लस रूट Q2 x वाली कहानी एक तरफ कर लेते हैं बच्चों। अगर x वाली कहानी एक तरफ करें तो रूट Q1 माइनस रूट Q2, यह आ गया x इज इक्वल्स टू रूट Q2 R। फाइनल आंसर तैयार। सो फाइनल आंसर आ रहा है मेरा x इक्वल टू रूट Q2 R अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2। अगर आप चाहें तो इसको अपने प्रीवियस आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा आप इसको फटाक सी ना जल्दी से पिछले आंसर से कंपेयर करें। देखो 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 देखो, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार दोनों चार्ज सेम नेचर के थे तो बीच में प्लस आया था, इस बार दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हैं इसलिए बीच में माइनस आया है। तो डिनोमिनेटर को अच्छे से देखें और आंसर को परखने की कोशिश करें, राइट। तो ये मैंने आपको क्या बताया, कहां रखें। अब क्या आप खुद से सोच के कितना आगे बारे में सोच सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और सोचिए कितना रखें। मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए उसके लिए अगेन अब इसको बैलेंस मत करिएगा, इसको तो बैलेंस जगह, इसको तो सही जगह रख दिया है। अब बाहर वाले लोगों में से किसी एक को बैलेंस करिए, या तो इस नेगेटिव को बैलेंस करिए, एक पॉजिटिव से यहां खींचिए, एक पॉजिटिव से यहां खींचिए, या उस पॉजिटिव को बैलेंस करिए, एक नेगेटिव से यहां खींचिए और एक पॉजिटिव से धक्का दीजिए। तो किसी एक को बैलेंस करिए, या तो Q2 को या Q1 को। तो मैं एक काम करता हूं, मैं Q2 को बैलेंस करता हूं। सो लेट्स बैलेंस Q2, लेट्स बैलेंस Q2। सो इक्विलिब्रियम ऑफ Q2, जिससे मुझे क्या पता चलेगा, कितना रखें। अब मुझे Q0 की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अब मुझे Q0 की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करता हूं। तो एक बार जरा Q2 से पूछते हैं, भैया तेरे पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं। Q2 बोला मेरे को ये खींच रहे हैं, मुझे ये खींच रहे हैं, इनके दोनों के खिंचाव अगर बैलेंस हो जाएं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। कितना खींच रहे हैं भैया, ये खींच रहे हैं के Q0 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। तो एक भैया कितना खींच रहे हैं, के Q0 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, और दूसरे भैया कितना खींच रहे हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दूसरे भैया
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां से क्या निकालना है आपको? Q0। Q2 ने Q2 को मारा, K ने K को मारा, हम Q0 का आंसर निकालेंगे Q1 एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और क्या आप वापस से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता सकते हैं स्क्वायर करके? तो एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर होकर क्या सा दिखेगा? Q2 आर स्क्वायर और नीचे इसी का होल स्क्वायर। तो Q2 आर स्क्वायर, नीचे रूट Q1 माइनस रूट Q2 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, आंसर बड़ा बढ़िया सा चमकेगा, सुंदर सा सुशील सा आंसर, रूट Q1 माइनस रूट Q2 का होल स्क्वायर। मैं अगेन दोबारा बोलूंगा, आप इस आंसर को भी कंपेयर करें किससे? जब दो चार्ज पॉजिटिव थे उससे। जब दो चार्ज पॉजिटिव थे तो इनका बीच का आंसर प्लस आया था, और आज एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, जिसमें से Q1 बड़ा था Q2 छोटा है, तो आंसर में बीच में नेगेटिव आया है। इस बात से आप चीजों को पैटर्न में भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने मन में पैटर्न बना सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उन शॉर्ट नोट्स में इन आंसर्स को लिख सकते हैं और पेपर के क्वेश्चन को चुटकियों में चटका सकते हैं, राइट? अगर आप इनको ध्यान रखें तो, वरना कोई बात नहीं। अगर आप बेसिक तरीके से भी करना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरे बेसिक्स बता दिए हैं। तो बच्चों, ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। तो केस 1 और केस 2 में हमें लोकेशन भी पता चल गई और साथ ही साथ हमें चार्ज की वैल्यू भी पता चल गई। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस डील करना स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स। तो चलो करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। और अब जितनी भी चीजें मैंने तुमको बताई हैं, तुमको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, नोट करनी है, अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेनी है, जिससे आने वाले सवालों पे तुम इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सको। तो चलो एक सवाल दिखाता हूं, ध्यान से देखना। एक सवाल है जिसमें आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे बात करनी है, और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि आपको दो सवालों के जवाब देने हैं। पहला कि तीसरा चार्ज कहां रखा जाए, और दूसरा कि तीसरा चार्ज कितना रखा जाए। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। टू चार्जेस Q and 4Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। तो दो चार्जेस हैं, एक Q है और एक 4Q है, जिनको आपने R की दूरी पे रखा हुआ है। तो मैं यहां पे बना देता हूं, एक चार्ज Q छोटा q और एक चार्ज 4Q, और दोनों के बीच की दूरी लिख लेते हैं R। आगे दिया है वेयर एंड what should be the third charge be placed so that the system is in equilibrium। तीसरा चार्ज कितना और कहां रखें कि आपके सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे दो तरीके लगा सकते हो। अगर आपको जो थ्योरी मैंने अभी तक पढ़ाई है उसके फॉर्मूले याद हो गए हैं तो आप या तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएं, उससे आपको फट सीना आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लें, उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड 40 सेकंड के समय में आप विद कॉन्सेप्ट भी सवाल को चटका सकते हैं। तो चलो सबसे पहले Q0 की लोकेशन चेक करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दो चार्जेस बराबर होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, तो जो लोकेशन आती है वो इनके कहीं बीच में आती है, और हमेशा छोटे वाले के पास। तो यहां पर कहीं वो चार्ज रखना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और जैसा मैंने एक और बात बताई थी कि दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव आना चाहिए, दो नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसी फीलिंग आपको लेनी है। तो यहां पर ये जो चार्ज होगा ये नेगेटिव इन नेचर होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले इसकी लोकेशन पता करते हैं। इस डिस्टेंस को लिख लेते हैं x। आओ बताओ x की दूरी से ये कितनी फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगेगा k Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। एक फोर्स इधर से लगा और दूसरा इधर से जो दूरी बची होगी वो बची होगी r माइनस एक्स। तो इसको दो लोग खींच रहे होंगे, एक अपनी तरफ एक अपनी तरफ, तो जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होने के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो चलो बराबर कर देते हैं k 4Q Q0 बटे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक तरफ से दूरी x, एक तरफ से दूरी r माइनस एक्स। समझ में आया? तो चलो k को k से कैंसिल किया, Q0 को Q0 से कैंसिल किया, छोटे q को छोटे q से मारा, दोनों तरफ अंडर रूट लगाया, तो यहां आएगा 1 बाय एक्स और यहां आएगा 2 अपॉन r माइनस एक्स। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r माइनस एक्स इक्वल टू 2x एंड 3x इक्वल टू r, x इक्वल टू r बाय 3। तो पहला आंसर तैयार हो चुका है कि कहां पर रखना चाहिए था। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला भी तो बताया था, वो जिससे दूरी चाहिए उसका अंडर रूट ऊपर, दोनों के अंडर रूट का समेशन नीचे, इनटू जो डिस्टेंस बट रहा है। तो अगर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं। जिससे दूरी चाहिए उसका अंडर रूट ऊपर, अंडर रूट क्यू, दोनों के अंडर रूट का समेशन नीचे।
√4q √q इनटू जो दूरी बट रही है दैट इज r। यहां से भी आपको x का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आप √q को √q से मार दें तो नीचे आएगा √4 हो जाएगा बच्चों 2 और 2 + 1 हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा r/3, सेम टू सेम, राइट। तो जो आपको उस टाइम पेपर में याद रहे, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन आंसर रटना। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से भी करेंगे तो कोई बहुत बड़े कैलकुलेशन यहां पे नहीं इन्वॉल्व हैं। सर सवाल खत्म हो गया? नहीं बेटा जी, अभी सवाल में एक बात बची है कि वो चार्ज कितना हो। अब ये Q0 के लिए पता करने के लिए आप किसी और का इक्विलिब्रियम चेक करेंगे। सो लेट्स से मैं इस वाले का इक्विलिब्रियम चेक कर रहा हूं, तो इस वाले की अगर बात करें तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक ये भैया अट्रैक्ट करेंगे और एक वो भैया रिपेल करेंगे। तो ये भैया जो अट्रैक्ट करेंगे वो होगा KQ1 Q2 बाय x², राइट, और वो भैया जो रिपेल करेंगे वो होगा KQ1 Q2 बाय r²। तो एक बार चेक करिएगा, क्या एक रिपल्शन और एक अट्रैक्शन यही आ रहा है हमारे कुनने वाले Q पे? यस, तो हमारे कुनने वाले को एक अट्रैक्ट किया जा रहा है, हमारे कुनने वाले को एक रिपेल किया जा रहा है, और अगर ये अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो गए तो ये भाई साहब भी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। K ने K को मारा, Q ने Q को मारा, और आपके Q0 का आंसर आएगा x² बाय r² इंटू छोटा q। x की वैल्यू जैसे कि मैं निकाल चुका हूं r/3, अगर मैं r/3 को यहां ठूस दूं तो ये बनेगा r² बाय 9, नीचे r², बगल में q, r² ने r² को मारा और Q0 का आंसर q/9 आ रहा, राइट। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने Q0 का साइन आपको खुद रख के दिया था, इसका मतलब ये आंसर विदाउट साइन आया है, तो आपको एक माइनस साइन जरूर लगाना है जिससे ये चीज कंफर्म हो जाए कि वो जो चार्ज रखा जाएगा वो नेगेटिव रखा जाएगा बाय कॉमन सेंस। क्लियर भैया? तो ये एक सवाल हो गया जिसमें हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज थे, अनइक्वल थे, और फिर आपको लोकेशन भी पता करनी थी और आपको उस चार्ज की वैल्यू भी पता करनी थी कि सिस्टम हैप्पी हो जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलिए एक सवाल और करते हैं जिसमें एक काम करते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं, तभी तो मजा आएगा सवाल करने में। तो सवाल करने में और मजा अगर चाहिए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का सवाल करते हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं वापस से। टू चार्जेस -4q एंड 9q। अब इस बार फिर से दो चार्जेस हैं, एक -4q है तो एक -4q लिख लेते हैं, एक 9q है 9q लिख लेते हैं। आर प्लेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, तो आर प्लेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। आपको बताना है वेयर एंड व्हाट शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंट दी थी कि ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं तो आपको तीसरा चार्ज हमेशा 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 उत्थे या इत्थे रखना है, उत्थे या इत्थे रखना है, और उत्थे और इत्थे में भी छोटे वाले के पास रखना है। या छोटा वाला कौन है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव तो हमेशा छोटा ही होता है। अरे भाई साहब, मैग्नीट्यूड में देखना है कौन छोटा है, मैग्नीट्यूड में। वो तो किस्मत वाली बात है कि -4q मैग्नीट्यूड में भी छोटा है, लेकिन आपको कभी साइन के साथ छोटा नहीं देखना है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ छोटा देखना है। यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ जो छोटा है वो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आपको यहीं कहीं वो न्यूट्रल पॉइंट या यहीं कहीं वो चार्ज रखने का मौका मिलेगा कि टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब इस चार्ज को कैसे रखा जाए ये भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको घेरने के लिए प्लस ही होना चाहिए। दो प्लस के बीच में माइनस दिखना चाहिए, दो माइनस के बीच में प्लस दिखना चाहिए, तो इसका मतलब ये चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। अब इसकी लोकेशन के लिए मैं वापस से कैलकुलेशन कर देता हूं। लेट इट बी x, इसको x मान लेते हैं। अब इस पे कितनी फोर्स लग रही होंगी? दो। एक भैया बगल वाले अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक भैया दूर वाले चलहट रिपेल करना चाहते हैं। तो दूर वाले भैया से रिपल्शन के Q0 9q बाय r प्लस x का स्क्वायर। ढंग से देखिएगा कि Q1 Q2 अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और पास वाले भैया से अट्रैक्शन के Q1 Q2 बाय, देखो मैंने वापस से प्लस साइन ही यूज किया, माइनस साइन यूज नहीं करा क्योंकि डायरेक्शन मेरे दिमाग में चल रही है, अपॉन r स्क्वायर की जगह x²। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। k ने k को मारा, q ने q को मारा, Q0 ने Q0 को मारा, Q0 ने Q0 को मारा, अच्छा q ने q को मारा, Q0 ने Q0 को मारा। दोनों तरफ अंडरूट लगाए अगर हम, तो अंडरूट लगाने के बाद क्या आंसर बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा। 9 का √3
नीचे आएगा आर प्लस एक्स, 4 का अंडर रूट 2 नीचे आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 3x इज इक्वल टू 2r प्लस 2x। आंसर तैयार है, 2x को इधर भेजो, x इक्वल टू डबल आर, आंसर तैयार। तो आपके x की वैल्यू होनी चाहिए डबल आर की दूरी पे अगर वो तीसरे चार्ज को आप रखेंगे तो वो तो कंफर्म इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन उसकी वैल्यू निकालने के लिए अब आपको उसके इक्विलिब्रियम की नहीं, किसी और के इक्विलिब्रियम की चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए कौन सा क्यू नॉट की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए आपको किसी और चार्ज की जरूरत लेनी पड़ेगी, आपको किसी और चार्ज का इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। तो चलो किसी एक का बना लेते हैं, 4q का बना लेते हैं। 4q का इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, एक तरफ से इधर से गाल खींचा जाएगा, एक तरफ से इधर से गाल खींचा जाएगा, एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, तभी जाके नेट फोर्स 0 हो सकती है। यस, तो चलो एक तरफ से फोर्स लिखते हैं कि 4q इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ से फोर्स लिखते हैं कि 4q इंटू 9q बटे आर स्क्वायर। तो ये मैंने दोनों तरफ से फोर्स लिख दी, और अगर दोनों तरफ की फोर्स बैलेंस हो गई तो ये पूरा गेम खत्म हो जाएगा और इसका भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। के ने के को मारा, 4q ने 4q को मारा, और अब आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को उधर भेजूं तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9q बाय आर स्क्वायर। क्या हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं? यस, कितना? 2r। अगर मैं यहां पे 2r रखूं तो यहां आ जाएगा 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर को मार देगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो Q नॉट की वैल्यू 36 टाइम्स Q होनी चाहिए, राइट? और आंसर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। मैंने पहले ही बता दिया था, पॉजिटिव। तो ये आपके आंसर तैयार होने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। अगर आपको कल के दिन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब आपको वो समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या हमेशा दोनों चार्ज अलग अलग ही आते हैं? क्या हमेशा दोनों चार्ज ऐसे अलग अलग मैग्नीट्यूड के आते हैं? कभी हमारी किस्मत जबर नहीं हो सकती? कभी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभी वो दोनों चार्ज एक से आ जाएं, दोनों पॉजिटिव आ जाएं, सेम मैग्नीट्यूड के आ जाएं? तथास्तु, तुम्हारी किस्मत जबर रहो। चलो भाई, तो तुम्हारी किस्मत अगर जबर रहे तो एक सवाल तुम्हें इसका करा देता हूं जिसमें तुम्हें लगे कि ऐसी किस्मत वाले भी सवाल आ सकते हैं। सो 2 आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। 2 आइडेंटिकल चार्जेस है और दोनों चार्ज बराबर हैं, Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। वेयर एंड व्हाट शुड बी द थर्ड चार्ज? अब वापस से कहां रखें तीसरा चार्ज सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब बच्चों देखो, इस वाले टाइप के सवाल में ना बहुत आसान हो जाता है ये पता करना कि वो तीसरा चार्ज कहां रखे। अब एक बात बताओ, तुम सबको ये बात तो चमक गई होगी कि वो दो चार्ज जो हैं दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो हमें जो तीसरा चार्ज रखना है वो नेगेटिव रखना है और कहीं बीच में रखना है। ये बात तो तुम्हें चमक गई होगी कि वो तीसरा चार्ज नेगेटिव रखना है और कहीं बीच में रखना है। और ये बात भी अब चमक गई होगी क्योंकि दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं तो ना इसके पास रख सकते ना इसके पास रख सकते, तो मतलब बीचों बीच रखना है। तो इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस, इन केस ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस द थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड बीचों बीच ऐसे याद रखना है, ठीक है भाई। चलो, तो तीसरा चार्ज बीचों बीच रखना, ये बात समझ में आ गई, और नेगेटिव रखना है, ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई है। तो अगर ये दूरी r है तो ये दूरी बची r/2 और ये दूरी भी बची r/2। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी वो पता करने के लिए फिर से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी एक का इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, ये तो सही जगह सेट हो गया है। किसी दूसरे का इक्विलिब्रियम बना लो, उसका या इसका, डज नॉट मैटर। चलो इसका बनाते हैं। इस भैया को इससे प्यार है, ये भैया बगल वाले से खिंचाया जाएगा, और इस भैया को उससे गुस्सा है तो ये भैया उससे धक्का खाएगा। तो दो फोर्सेस लगेंगी, एक प्यार और एक गुस्सा। इन दोनों को अगर बैलेंस हो गए तो ये यहां पे स्टेशनरी हो जाएगा, ये यहां पे स्टेबल हो जाएगा, राइट? तो चलिए यहां पर इस पे दो फोर्स लगाते हैं। एक दूर से लगा गुस्सा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये दूर से गुस्सा लगा, चल हट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और एक पास से प्यार मिला, कितना?
के Q1 Q2, तो एक है Q0 Q2 बाय R बाय 2 का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितना बचा था? R बाय 2 का स्क्वायर। देखो कितना आसान है सॉल्व करना। अब K ने K को मारा, Q ने Q को मारा, R स्क्वायर ने अंदर ही अंदर R स्क्वायर को मारा, 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4। 1/4 जैसी वहां पहुंचा, Q0 का आंसर आ गया Q/4। और गलती मत करिएगा, आप एक माइनस साइन जरूर लगाइएगा, जिससे ये चीज क्लियर हो जाए कि वो नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो अगल बगल का पूरा सिस्टम स्टेबल तभी हो पाएगा जब दो प्लस के बीच में एक माइनस आएगा। क्लियर? तो बच्चों अगर आपको ये सारी कहानी समझ में आई तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। थ्री चार्ज सिस्टम में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें अच्छी तरीके से नोट जरूर कर लेना। अब बच्चों इसमें एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आता है, जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आना चाहिए। चलो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं एसएचएम ऑफ चार्ज। तो भैया अब जरा कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैसा टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या कोई अच्छी किताब सॉल्व कर रहे हो, तो इस टाइप का सवाल बड़ा ट्रेंडिंग सवाल है। कैसा आता है सवाल, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो क्या करेंगे, वो आपको दो चार्जेस दे देंगे आइडेंटिकल इन नेचर। तो आइडेंटिकल चार्ज दिख रहे होंगे, एक चार्ज दे देंगे Q, एक और चार्ज दे देंगे Q, इनको बोलेंगे आइडेंटिकल चार्जेस। और इनके बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज लाके रख देंगे। तो जैसे ही इनके बीच एक पॉजिटिव चार्ज लाके रखोगे आप, तो आपको क्या समझ में आएगा कि देखो यहां से बराबर धक्का मिल रहा है और यहां से भी बराबर धक्का मिल रहा है, तो हमारा जो Q0 है उसको तो इक्विलिब्रियम फील हो रहा है, लेकिन जो ये वाला Q है और ये वाला Q है वो भगना चाहते हैं, क्योंकि तीन पॉजिटिव चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे कि अरे नहीं नहीं रुको 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 रुको, अरे रुको रुको भैया, ये फिक्स कर देंगे, ये फिक्स कर देंगे, इनको फिक्स कर देंगे। अब क्या होगा इसको फिक्स करने से, इसको फिक्स करने से ये भी रुक गए और ये तो रुका ही था। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वो क्या कहेंगे कि अब भैया एक काम करो, इस चुन्नू भैया को थोड़ा सा टहलाओ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो। कहां से? उनके इक्विलिब्रियम से। अब अगर डिस्प्लेस आपने गलती से इन चुन्नू भैया को ऊपर की तरफ कर दिया तो देखना इनका क्या हश्र होगा। अगर आपने इनको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, मैं इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देता हूं, अगर मान लीजिए आपने इनको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, यहां कहीं रख दिया, तो उनको दो धक्के फील होंगे। एक धक्का खटाक, एक धक्का खटाक, दो धक्के लगातार फील होंगे। और ये दो धक्के अगर आप सोचें तो ये कुल मिला के इसको ऊपर की तरफ नेट धक्का देना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये चुन्नू भैया अपनी पोजीशन पे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अब बच्चों अगर आप किसी इक्विलिब्रियम से किसी चार्ज को डिस्टर्ब करो और अगर वो वापस नहीं आ पाए, तो ऐसे में उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तुम्हें अगर मेरी बात पे शक हो रहा है तो तुम इस बार नीचे डिस्प्लेस करके देख लो। अगर नीचे डिस्प्लेस करोगे तो एक धक्का ऐसा, एक धक्का ऐसा, और उसका रिजल्ट नीचे की तरफ चला जाएगा और वापस से स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ऐसे में वो ऊपर नीचे डिस्प्लेस करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इट, स्टेबल और अनस्टेबल। लेकिन अगर उन्होंने इसको डिस्प्लेस ऐसे ना करते हुए, ध्यान से देखना, ऐसे ना करते हुए, पहले मैं यहां लिख दूं इफ डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इफ डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर देन अनस्टेबल, तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर ये इसको ऐसे डिस्प्लेस करें, ऐसे बाजू बाजू में, हल्का सा साइड से ऐसे, तो अगर ऐसे डिस्प्लेस करा तो ऐसी कंडीशन में जिसके पास जाओगे वो बोलेगा चलो चलो पास क्यों आ रहे हो, हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। और जिससे दूर जा रहे हो वो कहेगा अरे भैया फोर्स कम हो गई थोड़ी सी, मेरा रिपल्शन थोड़ा कम हो गया। तो एक तरफ से रिपल्शन बढ़ जाएगा और एक तरफ से रिपल्शन घट जाएगा, तो क्या ये वापस आएगा? सोचिए सोचिए सोचिए। आप इधर खड़े थे बीचों बीच, इधर से भी गालियां पड़ रही हैं, इधर से भी गालियां पड़ रही हैं, लेकिन जैसे ही इसके पास गए ज्यादा गालियां पड़ने लगी, तो आप क्या करोगे? आप करोगे साला इससे अच्छा तो मैं बीच में ही था इससे बेटर तो मैं बीच में ही था, राइट? तो इससे अच्छा अगर बीच में ही था तो इसका मतलब आप बीच में सही इक्विलिब्रियम को पकड़े हुए थे। सो अगर मैं डिस्प्लेस इसको ऐसे करूं अलोंग द लाइन, तो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम का फीलिंग आएगा।
सो if displaced along the line then स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फीलिंग आएगी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं कि व्हाट इफ अगर दो चार्ज होते, फिर से मैं फिक्स कर देता पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज होते फिक्स कर देता, दोनों क्यू क्यू होते, और इस बार एक सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखता, सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखता। तो अगर मैं सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखता तो क्या होता? अब इस बार ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करके देखते हैं। अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हो तो ऐसे में दो फोर्स अट्रैक्टिव नीचे की तरफ मिलती। एक कहता अरे भैया कहां बिल्डिंग पे चढ़ रहे, नीचे उतरो। दूसरा भी कहता अरे भैया कहां बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, नीचे उतरो। तो दोनों लोग उसको नीचे उतारने की कोशिश करते और फाइनली वो नीचे उतरे आता। इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन में स्टेबल होता। सो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज बीच में हमने यूज किया, ये कैसा था? ये था केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये था केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दो पॉजिटिव के बीच में तीसरा पॉजिटिव, ये दो पॉजिटिव के बीच में तीसरा नेगेटिव। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इफ डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर, अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया देन स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। एंड अगर इसमें इफ डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन, ध्यान से अलोंग द लाइन, आप बीच में खड़े हो, यहां से भी आपको प्यार मिल रहा है, यहां से भी आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन आप हल्के से इस तरफ हो गए तो यहां से आपको ज्यादा अट्रैक्शन मिलने लग गया, और ज्यादा अट्रैक्शन मिल गया तो बस आप उधर की ही हो जाओगे। इसका मतलब अब वापस उधर क्यों ही जाओगे, राइट? तो इसका मतलब अगर आपने अलोंग द लाइन डिस्प्लेस किया तो फिर आप एक ही तरफ चलते जाओगे, वापस नहीं आओगे, तो वो अनस्टेबल कहलाएगा। सो इफ डिस्प्लेस अलोंग द लाइन इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो सर क्या आप बोले थे जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं? तो बच्चों अगर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे लिए फंसता है तो यहां पे कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन फंस सकता है। वो बोलेंगे ऐसे डिस्प्लेस किया, ऐसे डिस्प्लेस किया, स्टेबिलिटी बताओ, अनस्टेबिलिटी बताओ, या तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। और कोई बेहतरीन क्वेश्चन उनको फंसाना हुआ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन फंसाना हुआ, जेईई मेंस नीट लेवल से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन को फंसाना हुआ, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो बोलेंगे बेटा ये स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी तो ठीक है, ये बताओ कि स्टेबल और अनस्टेबल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। अगर ये छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। तो पहले मैं एक काम करता हूं, एक सेटअप से आपको इसके ऑसिलेशन को पहले समझा देता हूं। तो इस सेटअप को जरा अच्छे से देखिएगा जिससे मैं आपको इसके ऑसिलेशन को समझा पाऊं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब लोग केस 1 को इमेजिन करिए। जब आप केस 1 को इमेजिन कर रहे हैं तो एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है, और ये भी आपका तीसरा पॉजिटिव चार्ज ही है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो ऐसी कंडीशन में इसको एक तरफ से ज्यादा रिपल्शन और एक तरफ से ज्यादा अट्रैक्शन, एक तरफ से कम रिपल्शन मिलने लगेगा, और रिपल्शन की वजह से ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। और अगर वापस आएगा तो फिर ये ऑसिलेशन करने लगेगा, और अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हैं तो ये एसएचएम भी हो सकता है, राइट? अगर दूसरे केस की बात करें तो दो पॉजिटिव थे, बीच में नेगेटिव था, और जैसे आपने नेगेटिव को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, इसने बोला अरे भैया कहां जा रहे हो, अरे भैया कहां जा रहे हो, दो अट्रैक्टिव फोर्स लगी और कुल मिलाकर के वापस से अपनी पोजीशन पे आया और एक ऑसिलेशन दिखाने लगा। अगेन इफ डिस्प्लेसमेंट्स आर स्मॉल इट कैन बी एसएचएम, राइट? तो अगर बच्चों आपको ये वाली चीज मेरी समझ में आ गई है तो अब मैं आपको इस एसएचएम का टाइम पीरियड लिखना सिखाने वाला हूं। तो जरा ध्यान से आराम से इसके टाइम पीरियड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें केस नंबर 1 की, केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा बाजू में डिस्प्लेस किया, और जब बाजू में डिस्प्लेस किया तो कुछ इस तरीके की इसने हरकत करी होगी। चलो तो एक पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज बना लेता हूं, केस 1, केस 1, एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, ठीक है, और बीच में भी एक पॉजिटिव। दूरियां सुंदर लिखता हूं जिससे दिक्कत ना आए। इसका चार्ज Q, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज छोटा Q, ये दूरी A और ये दूरी भी A। ये सेटअप हटा दूं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं दोबारा आपको दिखा दूंगा, ठीक है? तो ये हटा देते हैं भाई साहब, ये दूरी A, ये दूरी A और ये बीच में चार्ज Q, ठीक है? अब आपने इसको डिस्प्लेस करा, कहां डिस्प्लेस किया?
लेट्स से टू द लेफ्ट, आपने हल्का सा लेफ्ट डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस किया, x। तो ऐसी वजह से इस पे फोर्स एक तरफ से ज्यादा लगने लगेगा और एक तरफ से कम लगने लगेगा। किधर का फोर्स जीत जाएगा, राइट का फोर्स जीत जाएगा। किधर का फोर्स हार जाएगा, लेफ्ट का फोर्स हार जाएगा। तो जो नेट फोर्स बचेगा, नेट फोर्स, वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। दैट इज फोर्स ऑन राइट, राइट पे एक धक्का मिलेगा, इसकी वजह से राइट पे एक धक्का लगेगा, माइनस फोर्स ड्यू टू लेफ्ट चार्ज, जो लेफ्ट की तरफ एक धक्का दे रहा है। ये लेफ्ट वाला धक्का कम हो जाएगा, राइट वाला धक्का बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके आप करीब आ गए हो। देखते हैं वो नेट फोर्स कितना बनेगा, और वही तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा। तो चलो, ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया होगा, ये रह गया होगा a माइनस एक्स। तो ये फोर्स कितनी होगी, होगी के Q1 Q2 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर दाई तरफ, माइनस, अब ये फोर्स कितनी होगी, होगी के Q1 Q2 अपॉन r प्लस a का स्क्वायर बाई तरफ, और जीती कौन सी, दाई वाली, जो इक्विलिब्रियम की तरफ वापस धक्का दे रही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, और याद रखिएगा अगर इसमें मैं x को छोटा कर दूं, तो ये SHM में कन्वर्ट होने वाली फोर्स हो जाएगी। और कैसी होती है SHM वाली फोर्स, दिखाता हूं। अगर SHM की बात करें, तो जब भी SHM होता है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसी दिखनी चाहिए, -cx जैसी। अगर -cx जैसी फोर्स दिख गई तो सीधा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/c। ये डायरेक्ट आंसर होता है बच्चों SHM के अंदर। अगर फोर्स कैसी दिख गई, cx जैसी, तो टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट m/c, अंडर रूट m/c। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। चलो, तो अगर नीचे हम इसको सॉल्व करें तो ये नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। ये r लिख दिया क्या मैंने, ये r नहीं होगा, ये x होगा। ठीक है, ये x होगा, x प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक है, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक। के Q1 Q2 ऊपर कॉमन मिल गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो ये बनेगा a प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर। वाह, जबरदस्त। थोड़ा सॉल्व करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आखिर तैयारी भी बड़े पेपर की हो रही है। तो के Q1 Q2 कॉमन ले लेते हैं जो चल रहा है, अंदर देखते हैं क्या बचेगा। तो बच्चों थोड़ा स्टेप खा भी सकते हैं अपन यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर चलो तो मैं पूरा लिख देता हूं भी तुम्हारे लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा लिख देता हूं भी तुम्हारे लिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि प्लस हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि प्लस हो जाएगा। तो मैंने एक माइनस साइन जो यहां आना था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर करके। आराम से स्टेप सारे वॉच आउट करेंगे आप मेरे। अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखते हैं, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मारा, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मारा, ऊपर क्या आया, ऊपर आया 4ax। तो कुल मिला के आंसर आएगा 4kq ax, राइट, अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों जैसा मैंने कहा था कि x सामने आना चाहिए, तो वो SHM वाली फोर्स कहलाती है। तो कुछ बच्चे यहीं खुश हो जाते हैं, वाह 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 वाह, x सामने आ गया, बन गई SHM। नहीं, x सामने है तो x नीचे भी तो है, इसका मतलब अभी ये SHM वाली फोर्स नहीं बनी है। अगर इसी टाइम मैं आपसे पूछूं कि SHM होगा या ऑसिलेशन होगा, तो आपको जवाब देना है फिलहाल इट विल बी ऑसिलेटरी फोर्स या ऑसिलेशन। ये SHM अभी नहीं है, क्योंकि x ऊपर भी है और x नीचे भी है। लेकिन अगर इसमें मैं कंडीशन लगा दूं, जिस कंडीशन को क्या कहता हूं मैं, अंबानी कंडीशन। इसका मतलब अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हुई, किसके सामने, a के सामने, तो जरा ध्यान से देखना, अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत बारीक सा किया था, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है, बहुत छोटा सा x डिस्प्लेसमेंट किया था, तो ऐसी कंडीशन में इफ x इज वेरी 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 लेसर देन a, मतलब x you या मी, तुम या मैं, और A फॉर अंबानी, अंबानी कंडीशन। तो ऐसे में तुम अंबानी के साथ स्क्वायर होके सब्ट्रैक्ट होगे, या तुम अंबानी के साथ स्क्वायर होके ऐड होगे, तो तुम अंबानी के साथ कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब अंबानी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अंबानी में 100 का नोट ऐड कर रहे हो या अंबानी में 100 का नोट माइनस कर रहे हो, तो इसका तुम्हें कोई लाभ या उसको तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। इसका मतलब
नीचे एक्स स्क्वायर को माइनस करना ए स्क्वायर में से सेंसफुल बात नहीं है। अगर आप एक्स स्क्वायर को इग्नोर भी कर दें यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर कहेगा मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा इतने छोटे एक्स से। तो नीचे आ जाएगा ए की पावर 4, और अगर हम कंडीशन लगा दें इसमें तो 4k³ ax अपॉन ए की पावर 4। ए की पावर 4 में एक अंबानी ऊपर भी बैठा है तो ए की पावर 3, और फोर्स का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4k³ बटे a³। आप चाहो तो एक माइनस साइन लगा सकते हो ये दिखाने के लिए कि देखो देखो मैंने एक्स डिस्प्लेस राइट में किया था और फोर्स नेट मिला के लेफ्ट में आई। मैंने अच्छा आपके लिए मैंने कुल मिला के लेफ्ट में डिस्प्लेस किया था और फोर्स कुल मिला के राइट में आई। अब इसलिए माइनस साइन भी लगा सकते हो, नहीं लगाना आपको वैसे भी इस चीज की जरूरत थी। मैं चटक लाल कलर इस्तेमाल करता हूं, आपको वैसे भी इस चीज की जरूरत थी, यही तुम्हें टाइम पीरियड में डायरेक्ट यूज करना होता है। तो बेटा डायरेक्ट बताएंगे अब टाइम पीरियड का डायरेक्ट आंसर 2π√m/c, और c में क्या क्या आएगा, ये पूरा कचड़ा जो x के सामने है 4k³ दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आई मेरी बात समझ में, आया मजा? तो ये तुम्हारा पहला एसएचएम का टाइम पीरियड आया। कब तक ये ऑसिलेटरी था ध्यान रखना, जब तक आपने वो अंबानी कंडीशन नहीं लगाई थी। जैसे ही आपने अंबानी कंडीशन लगा दी इट टर्न इनटू एसएचएम, ये एसएचएम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर भाई साहब, बातें क्लियर है मेरी एकदम जबरदस्त। चलो भाई, अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो तुम फिर इसका दूसरा वाला केस भी इमेजिन कर सकते हो। मैंने अभी कौन सा केस बताया जिसमें मैंने डिस्प्लेस इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव को हल्का सा डिस्प्लेस किया था। ठीक है, हल्का सा, ये तो ज्यादा कर रहा हूं मैं, हल्का सा डिस्प्लेस किया था। तो ये जो बना है एसएचएम बनना स्टार्ट हो गया, राइट। बट वैसे ही अगर एक नेगेटिव होता बीच में और फिर मैं इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता तो क्या होता। चलो भाई नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ भाई नेगेटिव वाला केस, केस 2 नेगेटिव वाला केस। तब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसे ऊपर नीचे डिस्प्लेस करने वाला हूं। तो एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक और पॉजिटिव ले लेते हैं, और इस बार इस चार्ज को जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। इसको बड़ा क्यू, इसको भी बड़ा क्यू, ये दूरी a, ये दूरी भी a, और ये नेगेटिव चार्ज मैंने ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया। तो इसको दो फोर्स मिलेंगी जो वापस खींचेंगी, एक फोर्स इसके द्वारा और एक फोर्स इसके द्वारा। तो कुल मिला के जो नेट फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगी वो इन दो फोर्स के कॉस थीटाज होंगे। तो यहां अगर मैंने थीटा बना दिया और अगर यहां भी मैंने थीटा बना दिया तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, जानते हो ये बात को कि अगर दो फोर्स, मेरे पास यहाँ पे डंडे नहीं है, दो डंडे होते मजा आता, तो दो फोर्स अगर ऐसी हैं, ऐसी ऐसी, चलो ऐसी, दो फोर्स ऐसी है, ठीक है ना, ऐसे मेरे हाथ जैसी दो फोर्स अगर ऐसी है, तो अगर आप इनके बीच में एंगल लिख दो थीटा थीटा तो इनके कॉस थीटा जुड़ जाते हैं, उनके साइन थीटा कट जाते हैं, राइट। तो अगर दो फोर्स होती हैं उल्टी तो जीरो हो जाता है, लेकिन दो फोर्स के बीच का एंगल अगर थीटा थीटा आ जाता है तो कॉस थीटा जुड़ जाते हैं, साइन थीटा कट जाते हैं। तो इसका मतलब नेट फोर्स, अगर ये दूरी मैं लिख दूं r, ये भी दूरी लिख दूं r, इसको हटाऊं तो ये दूरी लिख दूं r और ये दूरी भी लिख दूं अगर r, तो नेट फोर्स कितनी आएगी भाई साहब, जरा ध्यान से देखना। नेट फोर्स विल बी k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर का दो बार कॉस थीटा। क्या यही तुम्हें वापस लाएगी? हाँ, यही वो आवाज है, यही वो पुकार है जो हमारे चार्ज को वापस इक्विलिब्रियम पे खींचेगी। यही है वो रिस्टोरिंग फोर्स। देखते हैं क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी या नहीं आएगी। अगर आई तो एसएचएम, नहीं आई तो ऑसिलेटरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2k Q1 बाय r स्क्वायर, और अगर मैं इसमें कॉस थीटा पुट कर दूं बच्चों तो एक काम करते हैं, हम r स्क्वायर को भी लिख देते हैं a स्क्वायर, और ये दूरी कितनी डिस्प्लेस करी थी x, तो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा और अंडर रूट करके फिर से मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, और कॉस थीटा में लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है r, जिसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छे से देखना रिस्टोरिंग फोर्स कैसी आ रही है। तो ये अगर ढंग से देखें तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 2k Q x
अपॉन, इसको ढंग से लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब फिर से कुछ बच्चे यही ताली बजाने लग जाते हैं, कहते हैं अरे वाह, आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। नहीं नहीं नहीं, अभी भी एक्स नीचे है, नीचे है, इसका मतलब इट इज ऑसिलेटरी, इट इज ऑसिलेटरी, नॉट एसएचएम। एसएचएम में केवल एक्स ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो अब इसको अगर एसएचएम में कन्वर्ट करना है तो फिर से क्या लगानी पड़ेगी? सही सोचा, अंबानी कंडीशन। तो आइए अंबानी कंडीशन लगाते हैं। सो यूजिंग अंबानी कंडीशन, दैट इज एक्स इज वेरी 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 लेसर देन ए फॉर अंबानी, ठीक है, ए फॉर अंबानी एंड एक्स फॉर यू या मी, मैं अपने को भी मान लेता हूं, यू एंड मी, अंबानी, ठीक है। चलो भाई, तो देखते हैं इससे क्या होगा। इससे जो नीचे आप एक्स स्क्वायर को कह रहे हैं ए स्क्वायर में जोड़ दो, उससे अंबानी कहेगा भाई तू क्या ही कर लेगा मुझसे जुड़ के, हैं? मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों की, तेरा 100 का नोट का स्क्वायर करके तू मुझसे जोड़ लेगा तो मेरे में क्या ही फर्क पड़ेगा। तो आप इसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, और अगर उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ए स्क्वायर की पावर 3/2 भाई साहब ए क्यूब हो जाएगी। तो ए क्यूब नीचे आएगा और फाइनल फोर्स का आंसर 2k/Q1/Q2x/a क्यूब, ऐसा कुछ दिखेगा। आप चाहो तो यहां भी एक माइनस साइन लगा सकते हो, ये दिखाने के लिए कि देखो मैंने ऊपर छेड़ा था लेकिन फोर्स नीचे आई, तो डिस्प्लेसमेंट के उल्टी आई मेरी फोर्स, तो माइनस साइन लगा लिया जाता है। बट तुम्हें काम की चीज दिख रही है, तुम्हें तुम्हारे काम की चीज दिख रही है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये तुम्हें तुम्हारी काम की चीज दिख रही है। हाँ सर, हमें अपनी काम की तो दिख गई चीज, ये तुम्हारे काम की चीज है। अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड बनता है सर 2π√m/c। जो भी ये पूरा कचड़ा होता है सीधा नीचे लिखना होता है, तो नीचे लिख देते हैं इसको 2k/Q1/Q2/a क्यूब। ये आ गया टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो बेटा नेगेटिव चार्ज का टाइम पीरियड देखो अच्छे तरीके से, और अब जरा एक बार वापस से अपने पॉजिटिव चार्ज का टाइम पीरियड देखो, और जरा दोनों में अंतर देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? 4 है, यहां देखना, यहां देखना, बाकी सारे टर्म 1 से 2। तो अगर आप थोड़ी थोड़े बेसिक्स अच्छे पढ़ के जाते हो ना, तो आपको भगवान भी ऊपर से देख रहा है, वो पैटर्न देना स्टार्ट कर देता है। आप अपनी मेहनत करते रहते हो तो आप भगवान भी ऊपर से देख रहा है, वो कहता है ले बेटा थोड़े थोड़े हिंट्स लेते चल, थोड़े पैटर्न बनाते चल, जिससे तुझे भी आसानी रहे आंसर याद रखने में। ठीक है भाई, तो ये था इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस, जिसमें मैंने आपको अलग अलग सिस्टम को कैसे बैलेंस करना होता है, अलग अलग सिस्टम को कैसे टोटल इक्विलिब्रियम में लाना होता है, ये समझाया। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर 2 चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज नाचना चाहे या एसएचएम करना चाहे तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड कैसा होगा। तो बच्चों अब हम लोग अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऐसी टाइप के शानदार कॉन्सेप्ट उठाएंगे जो शानदार कॉन्सेप्ट बच्चों को बड़ी दिक्कत देते हैं और उसको सॉल्व करने में बच्चे को बड़ी समस्या भी होती है। तो ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको और थोड़ा सा पूरा डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जानना है तो यू कैन डाउनलोड द थ्योरी ऑफ फिजिक्स एप्लीकेशन एंड यू कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर अ बैच। आप एक बैच के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। बट मैं आपके लिए यूट्यूब पे लगातार ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।